सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान में उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं मानसिक विचारों का विशेषज्ञ बन चुकी थी। अस्पताल में उन्हीं दिनों रात नए मरीजों से जूझना पड़ा था। एक दिन मेरी भी मुलाकात एक ऐसे मरीज से हुई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने उसके साथ जीवन साथी संबंध स्वीकार कर लिया था। इस युवक का नाम साहिल था। वह सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। सच ये है कि हमारे धर्म में कुछ सपनों को भ्रम नहीं बल्कि भविष्य का संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में भविष्यवाणी का 40वां भाग भी कहा गया था और कुछ स्वप्न विशेषज्ञों को राजाओं के द्वारा देखे गए उनके इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। ये भी सच है, कभी कभी आम लोग भी ऐसे सपने देखते हैं जो सच बताए जाते हैं और उनकी व्याख्या भी सही निकलती है। लेकिन साहिल ने जिस सपने का जिक्र किया था वह उनके लिए बेहद मामूली लेकिन अजीब था, जिसके चलते वह परेशान था। फिर उन्हें इस सपने की काउंसलिंग के लिए हमारे पास आना पड़ा था। साहिल के जीवन के महत्वपूर्ण मामले प्रभावित होने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत संपन्न परिवार से हूँ। मुझे पहले कोई परेशानी नहीं थी। जब मैं 18 साल का था, एक रात मैं अपने घर के आंगन में खुले आसमान के नीचे सो रहा था और मुझे एक सपना आया। ये एक अजीब सपना था, बहुत साफ और चमकदार, जो मेरे मन और दिमाग पर छप गया। वह मुझे बताने लगी कि देखो, बचपन में गिरने से मुझे चोट लग गई थी, इसलिए ये निशान है। सपने में उससे पूछता हूँ, तुम कहाँ मिलोगी? वह कहती है, तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, और अगर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मिलना ठीक नहीं है। लड़की के बाजू पर सफ़ेद चोट का निशान था। फिर उसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था। तभी वो मेरे आंखों के सामने से चली गई और मेरी आंख खुल गई। उसके सपने को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं भी बचपन में गिरी थी और मेरे भी हाथ पर चोट लगी थी। उस चोट का गहरा निशान अभी भी मेरे हाथ के बैक साइड पर था। मैंने अपना हाथ मेज पर फैला दिया और निशान को देखने लगी। उस टाइम सफ़ेद कोट पहने थी, क्योंकि अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं, इसलिए मेरे हाथ की बैक साइड पर चोट का निशान देख भी लिए। सफ़ेद कोट भी पहनी हुई थी, फिर भी वह नहीं चौंका। उसे लगा कि मैं वह लड़की नहीं थी जिसको उसने सपने में देखा था। उसकी परेशानी दूर नहीं हुई और ना ही उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिखाई। तभी मैंने पूछा, वह लड़की कैसी थी? क्या वह किसी से मिलती जुलती थी? क्या उसकी सूरत को आप भूल चुके हैं? मैं उसकी सूरत नहीं भूल सकता, ना कभी भूल पाऊंगा। उसकी सूरत मेरे दिमाग पर बिल्कुल एक तस्वीर की तरह छप गई है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर वह है और मैं कभी ना कभी उसको देख लूँगा। उसने यकीन के साथ कहा, हर दिन मुझे लगता है कि वह जैसे मेरे सपने में वो आई हो। उसका चेहरा वह किताबी जो बिल्कुल साफ साफ था। आज तक तो मैंने उससे मिलती जुलती सूरत कभी मेरी निगाहों से नहीं गुजरी। काश वह किसी से दोस्ती रखती तो मेरी उलझन दूर हो जाती। मिस्टर साहिल, ये कोई ऐसा सपना तो नहीं जिसकी वजह से आदमी कई सालों तक परेशान रहे और उस लड़की के बारे में सोचता रहे? ऐसे सपने बचपन की किसी याद या उलझन के हिसाब से आ सकते हैं। बस एक सपने के पीछे जिंदगी हम अपनी बर्बाद नहीं कर सकते। खुद को समझाइए, ये आपके बस में है। यही तो समस्या है, जो सपने वाली सूरत को भुला देना अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं अपने इलाज के लिए तो आपके सामने बैठा हूँ। सच कहता हूँ, जिस रात ये सपना नज़र आया उसके सुबह होने के बाद मुझको चैन नसीब नहीं हुआ है। मेरे दिल से बराबर यही आवाज़ आती रही, उसको ढूंढ कर रहूँगा। ज़रूर वह इस दुनिया में रहती है और वह मुझे मिल जाएगी। इसी लगन ने मेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है। कभी कभी तो मेरा दम भी घुटने लगता है। आपने अपनी उम्र 32 साल बताई है। ये उम्र शादी के लिए अच्छा है। आप बहुत अकेला महसूस करते होंगे। बुरा मत मानिए, पूछ सकती हूँ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उस सपने वाली लड़की की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो ज़रूर शादी कर लूँगा। आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई दिमागी मरीज नहीं है, मैंने तसल्ली दी। साहिल बोला, अच्छा जीवन साथी मिल गया तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। ठीक है, फ़िलहाल जो दवाई मैं लिख रही हूँ उसे आप खाइएगा। इस तरह आपके दिमाग का तनाव कम हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। आपको बार बार यहाँ आना भी नहीं होगा। साहिल बड़े आराम से मेरी बात को मान लिया और टाइम टाइम पर वह हमारे हॉस्पिटल में विज़िट भी करता रहा। उसके साथ साथ कभी कभी हमारे सीनियर डॉक्टर रवि और कभी मैं उनकी काउंसलिंग करते थे।
मुझे लगा कि उसका ज़्यादा दिमाग अभी खराब नहीं हुआ, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। सिवाय उसके कि वे सपने वाली लड़की से मिलने की हसरत और लगन को याद ना रखे। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो हमने की, और कुछ दवाई भी इस्तेमाल करवाई। सपनों की परेशानी के अलावा बाकी उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अपने रोज़मर्रा के काम भी वह आराम से कर रहा था, एक नॉर्मल इंसान की तरह। सिर्फ ये चाहते थे कि वह सपना और सपनों में नज़र आने वाली सूरत या तो उनको कहीं मिल जाए, या उस सपने से दिमाग में बार बार की मुलाकातों से काफ़ी बीमार हो गया हूँ। वह मुझ पर भरोसा करने लगा था। एक दिन मैंने उनको राय दिया कि किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, और उन्होंने मुझे ही प्रपोज कर दिया। साहिल मुझे अच्छा लगने लगा था, सोच में पड़ गई। उसने कहा कि सोचती क्या हो, हाँ कह दो, ताकि एक बिखरे हुए इंसान को संवर जाने का मौका मिल जाए। यकीन करो, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा, ना कभी शिकायत का मौका दूंगा। मैंने हंसकर कहा, वादा है मेरा कि अगर तुम मिल गई तो मैं उस सपने वाली सूरत को भी भुला दूंगा। तो क्या उस सपने को भुला देना तुम्हारे बस में है? उस पर वह थोड़ा सा घबराया और कुछ महसूस किया। भूमिका, अच्छा तुम मुझे थोड़े दिन सोचने का मौका दो, ठीक है? मुझे ज़्यादा उलझन में मत रखना, हाँ या ना। जो भी जवाब होगा मैं अगली बार की मुलाकात में ही सुनना चाहूँगा। घर जाकर मैंने काफ़ी सोचा। अजीब समस्या पैदा हो गई थी। जब मैंने अपने दिल को टटोला, दिल से शादी की ही राय आया। एक हफ्ता में वह काउंसलिंग के लिए आ गया। मैंने कहा, मिस्टर, आपको कोई दिमागी बीमारी नहीं है। भगवान न जाने आपको क्या समस्या है, अभी तक शादी नहीं की है। असल में आपको अपने अकेलापन का एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और वह भी आपकी पत्नी के सूरत में। आपके सारी समस्या डिटेल से जांच की, और इस परेशानी का यही हल है कि आप किसी से शादी कर लो। आपके जीवन साथी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझती हो। मैंने आपको अच्छा समझा इसलिए हाँ कहा। मैं जवाब ज़रूर दूंगी जब आपकी माँ से मिलूंगी, लेकिन आप अपनी माँ से मेरी परिचय करवाओगे तो शायद अच्छा नतीजा निकल जाएगा। राहुल भी अपने दिल में यही सोच रहा था। साहिल ने अपनी माँ से मुझे मिलवा दिया, जो मुझे अपने घर ले गई। बहुत समझदार और अच्छी औरत थी। उन्होंने बड़े अच्छे से मेरा स्वागत किया था और घर को संभाला हुआ था। उनके तौर तरीके भी बहुत अच्छे थे। रख रखाव से ये खानदानी लोग लग रहे थे। फिलहाल मैंने दो चार मुलाकातों में उनकी माँ का दिल जीत लिया। उन्होंने भी मेरे माँ से मिलने के लिए कहा। यूँ मेरे घर आए और मम्मी से मिले। मेरी शादी साहिल से हो गई, और वह मेरी उम्मीद की तरह बहुत अच्छे जीवन साथी साबित हुए, और हम खुश और अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन वे जो सपने में देखते थे, कहीं ना कहीं उनके दिल के एक कोने में बिल्कुल सुरक्षित था। उसको उन्होंने एक खजाने की तरह अपने दिल की किसी कोने में छुपा लिया था, नज़रों से छुपाकर अपने मन के बैंक में जमा कर रखा था। उसके बारे में किसी से बात नहीं करते थे। एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे। हमारी ज़िंदगी मामूली के हिसाब से बीत रही थी, मगर हम बेखबर थे कि उनके दिल के बराबर आवाज़ आती रही, साहिल मुझको तलाश करो। यकीनन वह इस दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। वह जहाँ जाते उनकी नज़रें और दिल उसे ढूंढता रहता, लेकिन वह सूरत कहीं भी नजर न आई। मैं समझती रही उस सपनों का उन्होंने वहम समझकर भुला दिया है। वह भी कहते हैं कि सपने वाली सूरत भूल चुका हूँ। अब हम बाल बच्चे वाले थे और बिजनेस के बारे में सऊदी अरब गए थे एक दोस्त की दावत के लिए। तभी सड़क पर उनको एक औरत की गाड़ी में बैठी नजर आई। उसने सफ़ेद कोट पहन रखा था और उसका हाथ गाड़ी के खिड़की पर था, जिसके पीछे वैसा ही चोट का निशान था जैसा उन्होंने सपने में देखा था। साहिल की नज़रें हैरत से उस औरत के चेहरे पर ढूंढ रही थी, और जल्दीबाजी में उनके मुंह से ये सब कुछ निकल गया। हाँ, यही है जिसकी मुझे तलाश थी। इस सूरत को ही तो मैंने सपने में देखा था। यही नक्श मेरे दिमाग में बरसों से सुरक्षित है। आज मेरी तलाश खत्म हो गई है। भूमिका, देखो उसे, तुम भी देखो। उसके हाथ के पीछे वह चोट का निशान है, साफ नजर आ रहा है। वह सफ़ेद कोट पहने हुए है, देखा तुमने? मैं उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी। उनके नज़रों का जांच करते हुए मेरी नज़रों ने भी उसे देख लिया था। चौंक गई और मेरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, क्योंकि साहिल सांस रोक कर अभी तक उसको एकटक देखे जा रहा था। वह ये भी भूल चुके थे कि उनके बराबर में उनकी जीवन साथी भी बैठी है। सिग्नल की लाल बत्ती अब बुझ गई थी। अब सिग्नल की हरी बत्ती जल चुकी थी। मैंने उनका कंधा हिलाया और कहा, साहिल, ग्रीन लाइट हो चुकी है। मेरे आवाज़ देने पर वो होश में आए थे। पीछे ट्रैफिक रुकी हुई थी। अब वह कार चला रहे थे, मगर जैसे सपनों में गुमसुम से हो गए थे। मैंने पूछा, क्या बात है?
ठीक तो होना। जवाब दिया, हाँ, 20 साल पहले जो खूबसूरत सपना मैंने देखा वही आज नजर आई है। इस बार जागती आंखों से देखा तो होश खो बैठा था। भगवान ना जाने ये औरत कौन है और क्यों इतने साल बाद आखिरकार मुझे नजर आ ही गई। तभी मैंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी कार को उसके कार के पीछे ही रखा हुआ था। वह अस्पताल के अंदर चली गई। अस्पताल हम भी जा रहे थे। ये भी अजीब इत्तेफाक था। उसने भी अस्पताल जाना था। ये एक वार्ड की तरफ चली गई। साहिल ने उसका पीछा किया लेकिन उसका पीछा ना कर पाए। उसके बाद उन्होंने अस्पताल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने खोज लगानी शुरू कर दी। आखिरकार वह औरत कौन है जो बरसों पहले उनके सपने में आई थी। आखिरकार उन्होंने खोज लगा ही लिया। वह बहुत बिजी औरत थी। यहाँ पर डॉक्टर थी। भगवान न जाने उस औरत की एक झलक देखकर साहिल को क्या हुआ। उन्होंने एक झटके में मुझसे किया हुआ वादा भी भूल गया था। वह रोज बहाने बहाने अस्पताल जाने लगे, शायद उस औरत से बात हो जाए। उस चक्कर में अब उनका बिजनेस खराब होने लगा। उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। अपने बिजनेस को खुद देखने के बजाय उन्होंने एक मैनेजर को तनख्वाह पर रख लिया और खुद कारोबार से अपना हाथ उठा लिया। आखिरकार अस्पताल में उस औरत के सेक्शन का पता चल गया और उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर को भी दोस्त बनाने में कामयाब हो गए। एक दिन मेरी सास बड़ी बीमार पड़ गई। उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से वही डॉक्टर यानी कि सपने वाली औरत मौजूद थी, तो हमारे साहिल को उससे बात करने का बहाना मिल गया। मम्मी को उसने दवा लिख दी और 10 दिन के बाद दोबारा आने को कहा। मम्मी ठीक हो गई तो दोबारा उन्होंने अस्पताल जाने से मना किया। साहिल का दिल टूट गया था। माँ ना मानी और वह बिस्तर में मुंह लपेट कर सो गई। बार बार माँ को मनाता रह गया, तुमने क्या हो गया है, तबीयत तो ठीक है। बोली कुछ नहीं, सर में दर्द है। ये कहकर उनको टाल दिया। उस रोज वो पूरी रात ना सोए। उसके बाद भी वो भेष बदल बदल कर बहाने बहाने से अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, मगर उस औरत की एक झलक भी ना देख पाए। एक दिन अपने एक दोस्त के एयरवेज एजेंसी में बैठे हुए थे। एक आदमी वहां पर आया और कहा, हमारे डॉक्टर साहब के लिए 3 टिकट चाहिए। इमरजेंसी में अगले दिन शाम की टिकट निकाल दी गई थी। उस आदमी ने डॉक्टर का कार्ड भी दिखाया जिस पर उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर देखकर साहिल ने पहचान लिया। अपने दोस्त से कहा कि यार, ये तो मेरी जानने वाली है, इनका ज़रूर हेल्प करना। साहिल ने अस्पताल के नौकर से जो टिकट करवाने आया था घर का पता मालूम कर लिया और कहा कि तुम चलो, टिकट डॉक्टर साहब को घर पहुंचा दूंगा। टिकट लेकर उनके घर पहुंचे और उनसे पैसे भी ना लिया। कहा कि आपकी दवाई से मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। इस बात का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान ने ये मौका मुझे दे दिया है। मुझे भी उस दिन इसी फ्लाइट में ही जाना है। उसने बहुत कहा पैसे ले लो, मगर वह बगैर पैसे लिए भाग आए। उसको बता दिया कि मैं भी अपने किसी काम से इसी जहाज़ में जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर पैसे ले लूँगा। दोबारा उनका सामना एयरपोर्ट पर हुआ। साहिल को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि वे अपने और बेटे और पूरे ख़ानदान के साथ जा रही थी। कनाडा तक वह साहिल के साथ बराबर वाली सीट पर बैठी रही। दुनिया जहाँ से बेखबर मेरा जीवन साथी उस औरत के खूबसूरत चेहरे को और निशान वाले हाथ को देखता रहा और दिमाग में यही सोचता रहा कि काश वह इस हाथ को थाम सकते, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी होनी नामुमकिन थी। वह किसी और की अमानत थी। रास्ते में उसने टिकट की रकम देने की कोशिश की, मगर उन्होंने ना लिए और कहा कि वे कनाडा में थोड़े देर के लिए उनके मेहमान होना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ और कोई उनका नहीं है सिवाय बिजनेस के सिलसिले में किसी एक आदमी से मिलनी थी जिससे पहली बार मुलाकात हुई है। कोई दूसरा काम भी नहीं है वहाँ। उसके पति ने साहिल को अपना मेहमान स्वीकार कर लिया और साहिल से बिल्कुल बेखबर हो गया। कनाडा में ये लोग मेरे पति और अपने साथ अपने घर ले गए, खाना खिलाया और ऑफिस में पहुँचा दिया जहाँ उन्होंने जाना था। वापसी का बताया कि फला फला दिन जाना है। उन्होंने कहा कि अगर आपको भी साथ चलना है तो इकट्ठे टिकट हम करवा देंगे। साहिल ने जल्दी रजामंदी दे दी। जब वापस इकट्ठे सऊदी अरब पहुँचे तो उसकी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। यूँ उस औरत का पति बार बार मेरे पति के ऑफिस में आने जाने लगा और कभी कभार उनको अपने घर भी ले जाया करता था। साहिल को अभी तक डॉक्टर अनुपमा से अपने सपने के बारे में बात करने का मौका नहीं मिला था। मेरे जेठ अमेरिका में रहते थे, वे भी डॉक्टर थे। अनुपमा के बेटे को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज अमेरिका में ही हो रहा था। साहिल उन लोगों को बताया कि अगर लड़के को अमेरिका ले जाना चाहते हो तो उसके इलाज में अपने डॉक्टर भाई इन सब में आपकी मदद कर सकते हैं। वे राजी हो गए और इन लोगों को अमेरिका ले गए। अपने भाई को कहकर उनके बेटे का इलाज भी करवाया
और साथ भी दिया और कुछ खर्चा भी खुद से किया। उस बीच बहुत बार मौका मिला डॉक्टर अनुपमा से अपने सपने के बारे में बात करने की, जिसके खातिर उसके पीछे घूम रहे थे, मगर अपने सपने वाली बात न कर पाए। एक बार तो उन लोगों के साथ शॉपिंग करने का भी मौका मिला। उन्होंने उस औरत के लिए कीमती अंगूठी खरीद ली और वह तोहफा अनुपमा को भेंट कर दिया और कहा कि वे अपने हाथ से अनुपमा की उंगली में पहनाना चाहते हैं। उस पर वह गुस्सा हो गई और अंगूठी लेने से भी मना कर दिया। तब उनको होश आया कि मैंने क्या कर दिया। साहिल बहुत पछताए। हिम्मत करके उन्होंने वह सपने वाली बात भी बता दी, उसकी वजह भी बता दी, क्या सपना देखता था और बरसों बाद वह हकीकत मिली तो मेरी अकल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे और माफ़ी भी कर ली थी। तब उस औरत ने घबराकर कहा कि तुम्हारा दिल दुखा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ फ़िलहाल। फिर उसने अंगूठी ले ली। तब उन्होंने हिम्मत करके वह कह दिया कि वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम तुमसे मिल चुका था। तब कभी तुमसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। उस सपनों की वजह से मैंने सालों से परेशान रहा और इसी उलझन में मैंने अपना सारा समय बिता दिया कि कहीं तुम मिल जाओगी। तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, भगवान न जाने उस बात में क्या राज है, मगर मेरा चैन खो गया है और सपने में तुम्हें देख लेने के बाद से आज तक परेशानी नहीं जाती। उस औरत ने बात समझी या नहीं, मगर इतना कहा कि साहिल तुम मेरी परीक्षाएं ना लो, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। कनाडा वापस आकर भी साहिल कभी कभी उस औरत से मिलने जाते थे, क्योंकि मैं उनकी बीमारी को अच्छे से समझती थी। इसलिए मैं साहिल को किसी बात के लिए नहीं टोकती थी, मगर मुझे अभी तक इस बात का पता न था कि ये सब कांड कर चुका है और सपने वाली औरत के करीब पहुंच चुके हैं और उनके दिल में भी उस औरत के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था। उनकी ये चाहत थी और लगन फरिश्तों की तरह बिल्कुल पाक था और आज भी उस औरत के लिए उनके दिल में वही जज्बात थे जो खुद वह अपनी समझ से बाहर था। पर वह अपने घर कनाडा चली गई। उसके ना होने पर वह उदास और परेशान रहने लगे, यहाँ तक कि बीमार हो गए। उसको कनाडा फ़ोन किया, उसने बताया कि वह जल्द वापस आने वाली है। जिस दिन वह सऊदी अरब पहुंची, साहिल एकदम भला चंगा हो गया और उससे मिलने चले गए। वापस आए तो बहुत खुश थे। मैंने खुशी का कारण पूछा तो सच बता दिया, वह औरत मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। तब मुझे इस बात का यकीन आया। मैंने कहा कि साहिल, क्या दुनिया में ऐसे भी करिश्मे होते हैं? बोला, हाँ ये करिश्मा हुआ है। यकीन नहीं आता तो तुमको ले जाकर मिलवाऊंगा, तब यकीन आ जाएगा। एक दिन उन्होंने अनुपमा और उसके पति रवि की शानदार दावत की। वे लोग हमारे घर आए। उस औरत को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका वह रंग रूप ऐसा था कि मुझे किसी और दुनिया की नज़र आ रही थी। वह इस दुनिया की तो नहीं लग रही थी। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन की नज़र नहीं ठहर रही थी। शायद भगवान ने उसे खूबसूरती का पुतला बनाया था। हकीकत में उसकी सूरत भुला देने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। मेरे पति के दिल में अनुपमा के लिए मोहब्बत के जज्बात उबल रहे थे। सिर्फ वे उनका इज्जत करती थी, इस राज से भी पर्दा हटाना था। 15 साल पहले मेरे पति के सपने में क्यों दिखाई दी थी? जब तक अनुपमा सऊदी अरब में रहती, साहिल को बड़ा आराम मिलता। सिर्फ उसको देखकर, बातें करके ही वो बहुत खुशी महसूस करता था। मैं भी एक औरत थी, जलन तो मैं भी करती, मगर सब्र किया, क्योंकि नहीं चाहती थी कि मेरा जीवन साथी किसी दिमागी मरीज में फिर से पड़ जाए। क्योंकि पहले तो बात सपने तक थी, अब तो सपने की बात बिल्कुल सामने आ गई थी। हकीकत की वार चोट से ज़्यादा गहरा होता है, जिसका जख्म इतना गहरा होता है कि मिट नहीं सकता। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। मुझको उससे कोई खतरा नहीं था। एक दिन साहिल ने मुझे बताया कि वह सऊदी अरब अस्पताल की जॉब छोड़कर वापस अपने मुल्क जा रही है। ये खबर सुनकर वह उदास हो गए। मैंने कुछ ना कहा। नहीं चाहती थी कि उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए। मुझे उसके जाने से एक खुशी ज़रूर हुई थी, पर वही खबर जो साहिल ने सुनी तो वह परेशान हो गया। उनको नर्वस देखकर अनुपमा ने तसल्ली दी कि जाने से पहले एक शाम तुमसे ज़रूर मिलूंगी। और आखिरकार शाम भी आ गई। भीड़ भाड़ से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट में चले गए और वह दावत अनुपमा की तरफ से ही थी और काम से बिजी होने के कारण उसका पति उसके साथ नहीं था। आज मौका था दिल की हसरत पूरी करने का। साहिल एक बार फिर से उसे अपने सपने के बारे में बताया। मैंने तुमको कुछ साल पहले सपने में देखा था और तब से तुमको ढूंढ रहा था। ऐसा कहते हुए उसके हाथ को गौर से देख रहा था जिस पर चोट का निशान था। तभी अनुपमा ने कहा, साहिल, जब मैं बचपन में गिर गई थी तब ये चोट मेरे हाथ पर लग गई थी।
ये उसी का निशान है। उसने ये बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहा था जैसे 20 साल पहले वो मेरे सपने में आकर उसने कहा था। मैं जानता हूँ ये बात, साहिल ने जवाब दिया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, जबकि मुझे तो तुम्हारा ऐसा कोई दुख नज़र नहीं आ रहा। अंदरूनी गम ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग से जुड़े होते हैं, ऐसे दुखों को कोई नहीं जानता। साहिल ने अनुपमा से बहुत जिद की। फिर अनुपमा ने उसे बताए और कहने लगी, उसका नाम भी साहिल था और इजराइल का रहने वाला था। हम साथ में ही एक क्लास में पढ़ते थे। उसने शादी का वादा किया था, लेकिन फिर उसको इजराइल जाना पड़ा। मैंने उसके साथ जाने की जिद की थी, लेकिन वहाँ की समस्याएं बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह मुझे ना ले जा सका। उसने मुझे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। वह अपने मुल्क जाकर उन हंगामों में उसकी मौत हो गई। जब ये खबर मिली, मैं ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और मैं कोमा में चली गई। बहुत साल बाद दोबारा इस दुनिया में चलने फिरने के काबिल हुई, बेहोशी के बीच। उसके बाद के दिनों का हाल मुझे नहीं मालूम। उसके दौरान रवि ने मेरा बहुत ख्याल रखा और सहारा दिया। ये मेरे पापा के दोस्त का लड़का है। जब मेरी अच्छी हालत हुई, तब से उसी ने मुझे सहारा दिया। मैं भी किसी मजबूत कंधे का सहारा ढूंढ रही थी, जो रवि की सूरत में मुझे मिला था। मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी शादी तय कर दी थी, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया। बातों बातों में ही साहिल को महसूस हुआ कि अब अनुपमा को रवि से काफ़ी शिकायत थी, मगर अपनी अच्छी आदत की वजह से वह शादी का बंधन निभा रही है। अपने जीवन साथी से खुश न थी। मरे हुए महबूब साहिल की याद हमेशा उसको सताती रहती थी। उसने कहा कि मैंने बस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ, कब मौत आ जाए और मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब साहिल से मिल जाऊँ। देखो कितना बड़ा दुख है जो मेरे हिस्से में आया है। उस दुख के साथ ही अब मुझे जीना है। क्या पता जिस टाइम कोमे में थी, मेरी आत्मा भटक कर तुम्हारे सपने में आ गई होगी। साहिल ने मुझे बताया कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। मैंने उससे कहा कि अनुपमा, मेरा बस नहीं चलता मैं तुम्हारे इजरायली दोस्त को इस दुनिया में वापस ले आऊं। उसका नाम भी साहिल था और मेरा नाम भी साहिल है, लेकिन मैं उस आदमी की जगह नहीं ले सकता जो तुम्हारे दिल में है। जबकि तुमको सपने में देखने के बाद तुमको मिलने की ख्वाहिश में मैंने अपना चैन खोया और दीवाना फिरता रहा हूँ। समझ में नहीं आता आखिरकार तुम क्यों मुझे सपने में नजर आई थी। कोमे में जब मैं बीमार थी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी आत्मा साहिल की तलाश में थी। मेरे जिस्म से निकल गई होगी, क्योंकि उस टाइम मेरी आधी मौत हो चुकी थी। मैं कोमे में थी। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उस बीच शायद गलती से मेरी आत्मा भटकती हुई तुम्हारे सपने में आ गई होगी। फिलहाल ऐसे केस तो होते रहते हैं जिनकी हकीकत को कोई नहीं जान पाता। उसने मेरे पति से वादा किया वह अब कभी अनुपमा का पीछा नहीं करेगा और ना ही ज़्यादा दुखी करेगा। साहिल ने इस शर्त पर वादा कर लिया और एक बार ज़रूर उससे मिलने दुबई आ गया। उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वह चली गई। वे अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे और चुप रहते थे, और ये सब उनके बस में नहीं था। वे अपने आप को ठीक कर पाते। एक बार साहिल ने बेखुदी में ये कह दिया कि अनुपमा, तुम अपने साहिल से मिलने के लिए ज़िंदगी की घड़ियां गिन रही है, मगर मैं किस लिए जिए जा रहा हूँ। उसने ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। वाकई 1 साल बाद मेरे पति ने अनुपमा को फ़ोन किया और अपनी इच्छा बताई थी। दुबई आना चाहता था। उसने कहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं। तुमने एक बार आने को कहा था तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। साहिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन दिनों हम सऊदी अरब में थे। उन्होंने टिकट करवा लिया। एयरपोर्ट पर सही टाइम पर फ्लाइट पहुंच गई और उस जहाज़ में फौजियों का सामान भी जा रहा था। फिलहाल उनका एक टिकट मिल ही गया था। वह बैठ गया। वह फौजियों का खास फ्लाइट था, लेकिन साहिल की जान पहचान की वजह से उसको फ्लाइट में टिकट मिल गई थी। साहिल ने अब दुबई के लिए उड़ान भर लिया था। बदकिस्मती से वह फ्लाइट दुबई पहुंचते पहुंचते ही क्रैश हो गया था। साहिल भी उसी फ्लाइट में था। वह दोबारा कभी सऊदी अरब ना आ सका। उसका और साहिल का हमेशा के लिए उसी सपना का दी एंड हो गया था। मैं जानती हूँ कि अनुपमा ने साहिल के सपने में सही कहा था कि साहिल, मेरा पीछा ना करना, वरना पछताओगे। मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ होगी। साहिल ने अनुपमा के सपने को ना भुला सका और मौत के मुंह में चला गया। मैं नहीं जान सकती कि ऐसा साहिल के सपने में क्यों हुआ था और ये सब उनको नज़र क्यों आया था कि जिसको ढूंढते ढूंढते साहिल ने मौत को गले से लगा लिया।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।